हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से बस दोस्तों सारे बच्चे एक बार इशारा दे दो थम्स अप करके ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। हां, एक बार इशारा दे दो जल्दी से थम्स अप का। मुझे आप थम्स अप का इशारा दे दोगे, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों की तरफ से बढ़िया इशारा आ गया है और समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो हम भी थोड़े समझदार बनते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। श्वेताक्षी कुमारी बस ठीक ठाक है, कुछ हेल्थ का थोड़ा सा इशू अभी ठीक नहीं हुआ है। हाँ जी, एक सुंदर सा कलर चूज कर लूं आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, आप लोगों को पता है। लेक्चर नंबर 8 है, पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत चैप्टर 8 की बातें भी कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिस्कल पॉलिसी आपको पढ़ा रहा हूं। फिस्कल पॉलिसी का ये यूनिट 4 होता है और मैं ये पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं, है ना। पिछले लेक्चर में भी हमने फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड बात की थी, आज के लेक्चर में भी थोड़ी फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को देखते हैं हमारी बात बनी है या नहीं बनी है, कि ये हमें कितना आता है। लो जी, आराम से धैर्यपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। लिखा है कि नीचे कुछ बातें लिखी हैं, ये इकोनॉमी के एक्सपेंशनरी फेज में कौन कौन सी बात आती है। जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन चल रहा होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है, आउटपुट बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, जीडीपी बढ़ रहा होता है, इनकम बढ़ रही होती है। अच्छे दिन की फीचर्स कौन कौन सी है, जरा ये चेक करेंगे। अच्छे दिन की फीचर्स कौन कौन सी है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज नहीं हो रही होती, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही होती है, ये फीचर है। अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही होती है, यानी रोजगार मिलता है लोगों को, नौकरियां मिल रही होती हैं। जब एक्सपेंशनरी फेज होता है, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। हां, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है, प्राइस लेवल भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड के बढ़ते बढ़ते सेलर्स ज्यादा प्राइस चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ये वाली फीचर भी है। फिर इन्फ्लेशन हो रही है तो मतलब डिफ्लेशन नहीं होती, और फॉलिंग और स्टैग्नेंट वेज फॉर वर्कर्स, वर्कर्स की सैलरी स्लो हो रही होती है क्या, स्लो या फॉल हो रही है क्या, नहीं, आउटपुट जब बढ़ रहा है तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, तो उनकी भी सैलरी बढ़ेगी फिर, ठीक है। ये फीचर भी गलत है। सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, जी हां, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो लोगों को टैक्स भी ज्यादा जमा होगा सरकार के पास। फॉलिंग टैक्स वाला गलत है। तो 3 फीचर्स हैं, बी, सी और एफ। बी, सी और एफ, बी पे लिखा है, हम बी के साथ चला जाएंगे, ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। बी के साथ जाते हैं। तो एक बेसिक बात है, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी नॉलेज है तो तुम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। ये मैटर ही नहीं करता कि तुमने चैप्टर 7 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर तुम चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल पढ़ रहे होते तो भी ये उसका ही कंटेंट है, ठीक है। ओके, ऋषिकेश, तान्या, शुभम झा और अखिलेश इस सवाल के टॉपर हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, कहता है नीचे कुछ रीजन लिखे हुए हैं, आप बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब एडी इंक्रीज हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखो। कोई भी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है मतलब बढ़ रहा होता है। तो कौन से रीजन की वजह से डिमांड बढ़ेगी, देखो जी, डिमांड 4 चीजों का टोटल है, CIGNX, इनमें से कोई भी बढ़ रहा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहले ऑप्शन पे लिखा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, यानी ये बढ़ रही है, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। टैक्स कम हो रहे हैं, टैक्स का यहां नहीं लिखा हुआ दोस्त। टैक्स के कम होने से पब्लिक के पास पैसा ज्यादा बचेगा और वो फिर खर्चा ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ने से फिर से डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। टैक्स कट अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार कह रही है हम टैक्स को भी काट रहे हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, यानी दोनों का मिक्स भी कर रहे हैं। तो भाई ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक है। तुम अलग अलग करो या मिलाकर करो, डिमांड बढ़ेगी। अलग अलग करो या मिलाकर करो, डिमांड बढ़ेगी। डी वाला राइट ऑप्शन होगा।
रुशील मित्तल जी, ओ बहुत दिनों बाद आए। वेदांत, बाबू भैया क्या हाल है बाबू भैया। अगला कहता है कीन्स के हिसाब से, केनेजियन, कीन्स की थॉट्स है यहां पर, कीन्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। कहता है इकोनॉमी के अंदर मान लो इन्फ्लेशन आ गई, तो एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी यानी इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी क्या नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी। देखो जी मैं बताता हूं, कीन्स कहते हैं इन्फ्लेशन आ गई है मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इन्फ्लेशन के केस में डिमांड कम करवाई जाती है, इसके लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाता है और सरकार अपना खर्चा कम करती है। राइट, यही तो होता है, यही होता है ना। अब पोल चालू कर दिया, तो क्या नहीं करेगी। देखो टैक्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज टैक्स, कोई भी टैक्स हो सब बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज कराया जाएगा, जी हां ये कराया जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी परचेज, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, तो सरकार ये नहीं करेगी, है ना। तो ये गलत है, तो गलत वाले को ही हमें बताना था। अब यहां पर सबसे जल्दी करण भी आए हैं, रुशील भी आए हैं, बाबू भैया भी आए हैं। करण रुशील का कंपटीशन वापस चालू, ठीक है। एक और क्वेश्चन, केनेजियन इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, कहता है केन्स की थॉट यानी केन्स वाले इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं। तुम सब केन्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हो, तो नॉर्मली तुम सोचो कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या सही लाइन लिखी है यहां पर, ठीक है। तो कुछ लाइंस लिखी है ट्रू फॉल्स की तरह, इसको रीड करते हैं। कहता है फिस्कल पॉलिसी कैन हैव वेरी पावरफुल इफेक्ट इन अल्टरिंग, अल्टरिंग का मतलब होता है चेंज। कहता है फिस्कल पॉलिसी बहुत पावरफुल हो सकती है हमारे एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को चेंज करने के लिए। जी हां, फिस्कल पॉलिसी में टैक्स और सरकारी खर्चा होता है ना, तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कराई जा सकती है, बहुत पावरफुल होती है, बात तो ठीक है। कहता है व्हेन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, कहता है इकोनॉमी के अंदर जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब सब लोगों को नौकरी नहीं मिली, सारे रिसोर्स पूरे इस्तेमाल नहीं किए, तो when there is a need to offer stimulus demand fiscal policy for greater use, stimulus का मतलब होता है इंक्रीज करना। कहता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो देश के अंदर जरूरत है कि फिस्कल पॉलिसी की तरफ से कुछ ऐसा किया जाए जिससे डिमांड बढ़ जाए। देखो भैया क्या होता है, जब देश में बेरोजगारी है मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सरकार डिमांड बढ़वाती है। डिमांड के बढ़ाने से क्या होगा, डिमांड के बढ़ाने से प्रोड्यूसर अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे तो इनको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। ये भी ठीक है, ठीक है। तो ए और बी ठीक है, और डी वाला ऑप्शन है तो हम डी के साथ चले जाएंगे, यही वाला ठीक कर देंगे। फिर तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, सी ऐसे में पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को जज करने का। मदारा, करण और वेदांत, हाँ लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बस, फिर आगे चलेंगे। कहता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जब हम रिजॉर्ट करते हैं, यूज करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को, तो इन सब में से कौन सी बातें यहां पर सही होती हैं। द गवर्नमेंट में पॉसिबली हैव बजट सरप्लस, जब बजट सरप्लस है तब हम, देखो जी गवर्नमेंट बजट तीन टाइप का हो सकता है। एक बैलेंस्ड, जब गवर्नमेंट के खर्चे और कमाई दोनों बराबर हो, बैलेंस बजट होता है। एक सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट का मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम है। और तीसरा बजट होता है डेफिसिट बजट, ऐसे में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रेवेन्यूज कम होते हैं। राइट, यही होता है ना। जब सरप्लस बजट होता है तब की बात कर रहा है। कहता है सरप्लस बजट के अंदर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर विल ब्रिंग मोर आउटपुट एंड मोर टैक्स रेवेन्यू। कहता है बजट ऑलरेडी सरप्लस में है, मतलब गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट बहुत ज्यादा है, तो यह कह रहा है कि सरकार और खर्चा बढ़ा दे, तो इससे सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू आएगा, टैक्स रेवेन्यू आएगा, ये ऐसा कह रहा है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अगर सरकार को डेफिसिट है, ठीक है, देखो दोस्त लाइन को लेट मी रिपीट वंस अगेन की लाइन किस तरीके से लिखी हुई है। यहां लिखा है कि बजट सरप्लस आया क्यों, हां ये लिखा है द गवर्नमेंट में पॉसिबली हैव अ बजट सरप्लस, सरकार को बजट सरप्लस हो सकता है, कब, जब सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगी। खर्चा बढ़ाने से तो लॉस होगा ना, ये वाली साइड बढ़ेगी, गलत, ठीक है। कहता है सरकार को डेफिसिट हो सकता है जब सरकार टैक्स कट कर देगी। टैक्स कट मतलब सरकार टैक्स कम कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा,
भाई टैक्स से तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, तो जब सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा तो सरकार को डेफिसिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये वाली लाइन ठीक मिल रही है यहां पर, इसके साथ जाएंगे, बाकी को देखने की जरूरत है ही नहीं। क्या मैंने पोल चालू किया था? यहां पर पोल चालू नहीं है क्या? कोई बात नहीं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में दोस्तों ये कंटेंट है, ये यूनिट 4 का कंटेंट है आपका, ठीक है जी। लास्ट क्लास के अंदर हम फिस्कल पॉलिसी के बेसिक्स, टाइप्स होती हैं दो, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, इसके 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चारों इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी थोड़ी डिटेल कर चुके थे। आज की क्लास में हमें ये 3 आइटम पढ़ने हैं। ये 3 आइटम अपने ही अलग से पॉइंट्स बना रखे हैं मॉड्यूल ने कोई कंटेंट दे दिया, मॉड्यूल ने बोला कि इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करो। तो पहला टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे फायदेमंद होती है। फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, कहता है फिस्कल पॉलिसी लंबे टाइम तक हमारी ग्रोथ कैसे सस्टेन रहेगी, पहले इस बात पे कमेंट करो। तो देखो दोस्तों, इसको समझने से पहले एक तुम्हारे दिमाग में मैं बेसिक क्रिएट करूं। देखो जी, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, अपने खर्चे को बदलती है और टैक्स को बदलती है। दोस्तों सरकार अपने खर्चे को इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, टैक्स को इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो भी उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया तो एडी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया तो भी एडी बढ़ जाती है, राइट। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड को बदलती है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है, क्या जिंदगी भर सरकार एग्रीगेट डिमांड को ही बदलेगी? लॉन्ग रन के लिए भी एग्रीगेट डिमांड को बदलेगी क्या? भाई गवर्नमेंट पॉलिसी का सीधा सीधा इंपैक्ट डिमांड साइड होता है। तो ऐसा कहना है, अगर लंबे टाइम की ग्रोथ चाहिए तो डिमांड को देख रहे हो आप, इसके साथ साथ सप्लाई साइड भी देखो। सरकार को सप्लाई साइड भी देखनी चाहिए, सरकार आउटपुट भी बढ़वाना चाहिए। यार सरकार का तो एक ही फंडा है, कीन्स भाई साहब कह गए हैं, अगर देश में डिमांड बढ़वा दोगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ये बात है। लेकिन लॉन्ग रन की ग्रोथ चाहिए तो सरकार को डिमांड बढ़वाने के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयत्न भी करने चाहिए, एफर्ट्स भी करने चाहिए जिससे सप्लाई भी बढ़े। तो सप्लाई बढ़ाने की बात की गई है। फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग रन की ग्रोथ में तब कामयाब होगी जब डिमांड साइड के साथ सप्लाई साइड भी बढ़ेगी आगे, राइट। तो लॉन्ग रन के अंदर नवरीत ने बिल्कुल सही बोला। कंटेंट आपके सामने पेश करता हूं, ये लिखा जी, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बोलता है डिमांड साइड पॉलिसीज unaccompanied by policies to stimulate aggregate supply cannot produce long run economic growth। कहता है डिमांड साइड पॉलिसी को अगर हमने एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने की पॉलिसी के साथ मिलाया नहीं तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। यानी डिमांड साइड पॉलिसीज साथ नहीं दे रही। अनअकम्पेनिड का मतलब होता है अकम्पेनिड, कैसे बोलते हैं, देखो ऐसे बोलते हैं, अनअकम्पेनिड। अनअकम्पेनिड का मतलब हुआ कि साथ ना देना, सिर्फ डिमांड साइड बढ़ रही है और साथ नहीं दे रहे हो सप्लाई साइड का, तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए अगर फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करना चाहती है अपने इफेक्ट से, तो इसको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए इंडिविजुअल को भी और फर्म्स को भी, इंडिविजुअल्स को भी और फर्म्स को भी। जैसे कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना चाहिए। हां, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करो। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे अच्छे रोड प्रोवाइड करो, अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, रोड प्रोवाइड करने से कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने में फायदा होता है, ठीक है। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है तो कंपनी जल्दी से अपने माल को टारगेटेड एरिया तक सप्लाई कर सकती हैं। बिजली पे खर्चा करेगी सरकार तो फैक्ट्रीज लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है, ओके, लंबे टाइम तक चलेगी। तो इसका सप्लाई साइड पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इस पॉइंट को इतना ही करना है आपने। गवर्नमेंट को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि सरकार करती भी है। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्चा करना चाहिए। इससे हमारी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम बना रहता है। सरकार अगर एजुकेशन, अंतरिक्ष गुप्ता एनर्जी में नहीं हूं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है।
सरकार एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्चा करेगी तो लोग ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा जल्दी काम कर लेते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ज्यादा हेल्दी लोग ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये हेल्थ और एजुकेशन एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। इंसान के अंदर का टैलेंट ह्यूमन कैपिटल होती है। तो टैलेंट तब अच्छा बनेगा जब ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, और जितनी अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी हम उतने अच्छे तरीके से फिजिकल कैपिटल को यूज कर पाएंगे। देखो जी, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है रिसोर्स, जैसे कि मशीन। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है हमारे अंदर का टैलेंट। हमारा टैलेंट एजुकेशन और हेल्थ से अच्छा होता है। तो सरकार को एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करना चाहिए। हमारा टैलेंट बढ़ेगा तो हम ये मशीन को अच्छे से यूज कर पाएंगे, फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू अंतरिक्ष। ठीक है, तो हाँ जी, ठीक है जी। तो फिर ये बोलता है कि हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। दोस्त, जो टैक्स होता है हम सोचते हैं कि टैक्स का इंपैक्ट क्या होगा, तो बोलते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर टैक्स का पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि सरकार एनकरेज कर रही है या डिस्करेज कर रही है हमारे देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। फॉर एग्जांपल, सरकार अगर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे। सरकार कम टैक्स लगाएगी तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। राइट, इस पे होता है। तो एक अच्छी वेल डिजाइन टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए जो इनोवेशन को रिवॉर्ड करती हो। यानी सरकार को ऐसी टैक्स पॉलिसी, जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं कुछ, उस पर टैक्स कम लगेगा, ऐसा कुछ करना चाहिए। और विदाउट डिस्करेजिंग इंसेंटिव विल प्रोमोट प्राइवेट बिजनेस। विदाउट डिस्करेजिंग इंसेंटिव विल प्रोमोट प्राइवेट बिजनेस हु विश टू इन्वेस्ट एंड देयर बाय हेल्प इकोनॉमिक ग्रो। कहता है आप वेल डिजाइन टैक्स पॉलिसी बनाओ जिससे नए नए बिजनेस को बूम मिले, और इसकी वजह से तुम जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट बिजनेस है इसको डिस्करेज मत करना। इसको डिस्करेज नहीं करोगे, इस पे टैक्स तुम बढ़ाओगे नहीं तो ये वैसे ही प्रमोट हो जाएंगे, अच्छा फील करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बोलता है इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू may have adverse consequences on incentive and output। कहता है एग्जांपल के तौर पे कि अगर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट, सरकार ने कंपनी के टैक्स के ऊपर प्रॉफिट बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, तो भैया कंपनी अब डिस्करेज हो जाएगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो कहेगी जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मेरे को उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्करेज होगी तो उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव चला जाएगा। तो टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी ही बोलते हैं। जैसे कि सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर सकती है टैक्स की जगह सरकार, तो कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नलिटीज। कहता है एक्सटर्नलिटी की वजह से जो मार्केट फेलियर आया है तो सरकार को कई जगह पर सब्सिडी प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि उसकी मार्केट बन जाए, मार्केट फेलियर खत्म हो जाए। तो सब्सिडी मतलब सरकार कुछ सब्सिडीज देगी तो लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो अच्छा ही है। ठीक है, जैसे कि सरकार को इन्वायरमेंटल टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। इन्वायरमेंटल टैक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली जो लोग इन्वायरमेंट को बुरा कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन टैक्स, ये सब बढ़ा देना चाहिए सरकार को। ठीक है, ताकि गलत चीजों का आउटपुट रिड्यूस हो जाए, गलत चीजों का आउटपुट रिड्यूस हो जाए। और सरकार को सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए उन चीजों पर जो चीजें फायदेमंद है, जैसे कि फार्मर्स के लिए इनपुट और उसके आउटपुट, उसके जो फार्मर्स इनपुट यूज करते हैं उस पे टैक्स कम कर दो या सब्सिडी प्रोवाइड कर दो और उनको सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करो। फार्मर्स को कोई गारंटी प्राइस दो कि तुम्हारा माल नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे। इस वजह से फार्मर हायर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इस वजह से फार्मर हायर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अदम्या पूछ रहा है सर एसचीट क्या होती है। एसचीट का मतलब होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है सरकार की, मतलब जिस प्रॉपर्टी का कोई भी मालिक नहीं बचा, सब मर गए, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने हड़प लेती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल टैक्सेस मतलब यार पोल्यूशन पे टैक्स हो गया अरमान। ठीक है, इन्वायरमेंटल टैक्सेस ये मान के चलो, बस इतना सा दिया हुआ था, फालतू फन का टॉपिक है, यहां से ना के बराबर क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन फिर भी मॉड्यूल में दिया हुआ तो हम कर रहे हैं। एक पॉइंट और दिया हुआ है, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक्चुअली ये क्यों दे दिया इसने, कहता है इनकम की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखो यार, आईसीआई के मॉड्यूल में ये खामियां जरूर हैं। जब तुमने यूनिट 1 पढ़ी थी, वहां पर एक फंक्शन था रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब यही होता है कि इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है। अब यहां पर फिस्कल पॉलिसी का यूज बता रखा है कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कैसा किया जाता है। जबरदस्ती वही बात, तो अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों को सब्सिडी दो, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। वही बात कहना चाह रहा है। तो इसने लेकिन टॉपिक दे दिया, मैं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे सर बीच में से आपने कुछ स्किप कर दिया। तो फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिस्कल पॉलिसी। लोगों की इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको भी इंफ्लुएंस कर देगी फिस्कल पॉलिसी। मान लो कोई अमीर है कोई गरीब है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सरकार इसको अफेक्ट कर देगी। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा के उनकी डिस्पोजेबल इनकम को नीचे ले आएगी, गरीबों को सब्सिडी दे देगी, इनकी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देगी। तो ये गैप कम कर दिया, पहले इतना था अब इतना कर दिया। ठीक है, तो कहता है कि सरकार डायरेक्टली लोगों की करंट डिस्पोजेबल इनकम को इंफ्लुएंस कर सकती है। कैसे? उन पे लगा देगी टैक्स, इनकम टैक्स लगा देगी। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। ठीक है, और इसकी वजह से उनकी प्रेजेंट अर्निंग तो कम होगी, लेकिन फ्यूचर अर्निंग भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। फ्यूचर अर्निंग भी कम हो जाएगी। दोस्त, काफी सारे लोग तो क्या सोचते हैं, कहते हैं यार अभी सरकार हमारे ऊपर इतना पैसा लगा रही है तो इस बिजनेस पे बहुत सारा, मतलब हमारी इनकम पे बहुत सारा टैक्स लग रहा है क्योंकि हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो लोग देश छोड़ छोड़कर चले जाने लगेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फ्यूचर की अर्निंग हमारे देश से खत्म हो जाए, अपने देश की, इंडिया की फ्यूचर अर्निंग खत्म होने लगे। इंडिया की ही फ्यूचर अर्निंग खत्म हो जाएगी। अगर आप टैक्स बढ़ाने लगोगे तो बंदे कहेंगे यार देश में बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, हम चलो दुबई जाकर रहते हैं, वहां टैक्स नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो फ्यूचर अर्निंग हमारे यहां से खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं डायरेक्टली तो सरकार करंट डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देती है, लेकिन जो फ्यूचर की पोटेंशियल फॉर अर्निंग है उसको भी कम करती है। इसके मेरे पास दो कॉजेस हैं, एक तो अपने देश की फ्यूचर अर्निंग कम हो जाएगी, और दूसरा उस बंदे का मन कर रहा था फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमाने का, वो कमाएगा नहीं, क्योंकि कहेगा यार हमारे देश की सरकार इतना सारा तो पैसा टैक्स पे ले लेती है हमसे, मैं क्यों कमाऊं, इतना ही बहुत है, समझे, इतना ही बहुत है ना, और कमाऊंगा और ज्यादा टैक्स ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल सरकार बोलती है जो बंदा 12 से 15 लाख कमाता है इसको 20% टैक्स देना है, तो 15 लाख कमाने वाला सरकार को 3 लाख रुपए का टैक्स दे देगा। लेकिन जो 16 लाख कमाता है इसको 30% देना है, तो 16 लाख कमाने वाले को 4,80,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई साहब 15 लाख की इनकम पे 3 लाख का टैक्स देके 12 लाख घर ले जा रहा है, ये 16 लाख की इनकम पे 4,80,000 का टैक्स देके 11,20,000 घर ले जा रहा है। तो ज्यादा कमाने के बाद भी कम पैसा घर ले जा रहा है, तो वो सोचेगा अबे छोड़, ज्यादा मेरे को प्रमोशन चाहिए ही नहीं, समझ लो। अगला कहता है कुछ और भी मेजर्स हैं हाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू अचीव डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहता है देश में सही डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को अचीव करने के लिए सरकार के पास एक्सपेंडिचर और टैक्स के हथकंडे हैं। पहला, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपको पहले से पता है, ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें ज्यादा कमाने वाला बंदा ज्यादा टैक्स दे, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स। मान लो एक देश है जहां पे सबकी इनकम पे 10% टैक्स है, तुम 10 रुपए कमाते हो तब भी 10% टैक्स दोगे, तुम 10 करोड़ कमाते हो तब भी 10% टैक्स दोगे। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं है, ये स्टैटिक है। इंडिया में प्रोग्रेसिव है, अगर तुम 3 लाख तक कमाते हो तो 0 टैक्स दोगे, 7 लाख तक कमाते हो तो 5% टैक्स दोगे। ऐसे ऐसे टैक्स सिस्टम, बढ़ती हुई इनकम के साथ टैक्स भी बढ़ता जाएगा। हाँ आदम, मैं एक बार जरा ध्यान रख लूं इस चीज का, ठीक है। और दूसरा है सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा सकती है, वो भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है लग्जरी गुड्स पे सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाए, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, बेंटले ऐसी कारों पर, रोल्स रॉयस पे ज्यादा टैक्स लगाए, और जो नेसेसिटीज हैं जो गरीब खरीदते हैं उस पर टैक्स कम कर दे या उसका अमाउंट भी कम करवा दे। यार ये कितनी चिंदी बातें हैं और कितनी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है, समझे। चलो कोई बात नहीं, एक और लिखा हुआ बस इस पे बात करते हैं। कहता है आ केयरफुली प्लान्ड पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर।
कहता है अगर सरकार ने अपनी फिस्कल पॉलिसी को केयरफुली प्लान किया है तो अमीरों से पैसा लेकर वो गरीबों तक पहुंचाते रहेंगे, अमीरों पर ज्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं जहां सरकार खुद स्पेंडिंग कर रही है। वो प्रोग्राम की लिस्ट है, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए हैं, गरीबी दूर करने के बहुत सारे प्रोग्राम इंडिया में चला रखे हैं सरकार ने। नरेगा भी है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, बहुत सारी चला रखी है। ठीक है, सरकार ने बहुत सारी जगह पर मेडिकल केयर और एजुकेशन फ्री कर रखी है और कहीं पर सब्सिडाइज्ड यानी सस्ती कर रखी है। और गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है कहीं कहीं पर, सेलेक्टिव बेसिस मतलब कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं। और भाई जो प्रोडक्ट्स सब कंज्यूम करते हैं, मास कंजम्पशन, जैसे कि गेहूं, नमक, सॉल्ट होता है ना, उसका प्रोडक्शन सब्सिडाइज कर रखा है। और पब्लिक प्रोडक्शन और ग्रांट फॉर सब्सिडीज टू इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। सरकार कहती है जो एसेंशियल गुड्स है इस पर हम ग्रांट देंगे, सब्सिडीज देंगे, या फिर हम खुद भी कर लेंगे। पब्लिक प्रोडक्शन मतलब गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर लेगी, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, लोगों में नौकरी लगवाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ह्यूमन कैपिटल को भी मजबूत कर रही है, एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा कर रही है। सिंपल यही बात है। क्यों घुमा रहे हो भाई, क्यों घुमा रहे हो? ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, बकवास बिल्कुल। ना यहां से क्वेश्चन आएगा, ना यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये टॉपिक भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है जो अब समझाऊंगा, और ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ भी आएगा। देखो जी, आपको पहले एक बात बताता हूं। हम बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस की। ठीक है, तो देखिए आप दोबारा, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सरकार अपना खर्चा बदलती है, टैक्स भी इंक्रीज डिक्रीज करती है, अपना पब्लिक डेट को भी इंक्रीज डिक्रीज करती है। यही होती है ना फिस्कल पॉलिसी, यही होती है फिस्कल पॉलिसी। अब देखो, इस फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ तो इसके अंदर लिमिटेशंस में लैग है। लिमिटेशन में क्या है? लैग। कौन सा लैग? ये वाला लैग। लैग का मतलब है अटकल, कुछ अटकलें हैं, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। लैग से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्या अटकलें हैं? लो जी, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहली अटकल है रिकॉग्निशन लैग। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, अटकल यह है कि यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कब फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करने की जरूरत है, कब टैक्स कम करना है, कब टैक्स बढ़ाना है, यह पहचानने में ही मुश्किल हो जाती है। तो लैग इन रिकॉग्नाइज द नीड फॉर पॉलिसी चेंज, हमें कब पॉलिसी बदलनी है, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है। दूसरी डिसीजन लैग है। कई बारी हमें पता लग जाता है कि अब हमें टैक्स को कम करना है, क्या कम करना है, पता लग गया, लेकिन डिसाइड कब करेंगे? अबे 2 4 3 5 महीने हो जाते हैं। कितने? 5 महीने हो जाते हैं, तब डिसाइड करते हैं। अबे प्रॉब्लम का पता लगने के बाद भी डिसाइड करने की जो अटकल है, तो डिले इन डिसाइडिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या होगी, टैक्स कितना कम करना है, यह डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगला लैग है इंप्लीमेंटेशन लैग। इंप्लीमेंटेशन का मतलब अप्लाई करना। कई बार चलो हमने पता भी कर लिया कि, रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है, हमने पता भी कर लिया कि कितना टैक्स कम करना चाहिए, ये भी। अबे अप्लाई करते करते बहुत समय लग जाता है। सरकार ने बोला कि 10% टैक्स कम करेंगे, डिसाइड कर लिया भाई, डिसीजन भी ले लिया। अब भाई साहब, सरकार के बोलने से कुछ नहीं होता, इसको पार्लियामेंट के अंदर पास करना पड़ता है, तो लेजिस्लेशंस बनानी पड़ती है। तो कई बार डिले इन ब्रिंगिंग द लेजिस्लेशंस एंड इंप्लीमेंटिंग देम। भाई साहब, कानून बनाओ और फिर इसको अप्लाई करो, इसमें भी बहुत टाइम चला जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ओके, अगला होता है इंपैक्ट लैग। इंपैक्ट, आपने कोई फिस्कल पॉलिसी चेंज किया, मान लो सरकार ने बोला कि हम इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, पटना के अंदर एक बहुत
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। बोल दिया। बोलने से क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो 10-15 साल लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। बढ़िया रोड बनवाना, पावर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो इसका इंपैक्ट कब आएगा? इंपैक्ट दिखने में बहुत टाइम लगता है ना। तो फिस्कल पॉलिसी का कई बार ये होता है कि जो इसका इंपैक्ट होता है, आउटकम यानी रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल फॉर सम टाइम। कुछ टाइम तक इंपैक्ट दिखेगा ही नहीं, 2, 4, 5, 10 साल बाद दिखता है। ठीक है, तो शुभम झा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है लैग। लैग मतलब अटकल। वो लैग बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहला है पहचान कौन, मतलब पहचान करना कि कब टैक्स बढ़ाना है या कम करना है, यह बड़ी बात है। पहचान करने के बाद बड़ी बात है डिसाइड करने में, कितना टैक्स बढ़ाना है कितना कम करना है। यह भी इससे बड़ी बात है अप्लाई करना। तुमने डिसाइड भी कर लिया कि कितना टैक्स बढ़ाना है, उसको कानून बनाकर अप्लाई करने में बहुत बड़ी बात है। फिर तुमने अप्लाई भी कर दिया तो उसका आउटकम कभी कभी सालों साल में दिखता है, तो जल्दी जल्दी नहीं दिखता। तो लैग 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 लैग, फिस्कल पॉलिसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैग। ये कितने लिमिटेशन है? ये एक लिमिटेशन है जिसके मैंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, मॉड्यूल में सबसे एंड में दी हुई है। चलो जी, एक लैग के ऊपर एक क्वेश्चन करा दूं आपको। लैग वाला क्वेश्चन भी तो था एक। लैग का ध्यान रख लेना भाई। ये ला जी, इधर पोल भी चालू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इलस्ट्रेट अ रिकॉग्नाइजेशन लैग? रिकॉग्निशन लैग, पहचान कौन वाला लैग कौन सा है? पहचान कौन वाला, ठीक है, पहचान कौन, ठीक है। पहचान कौन में तुम क्या देखते हो? पहली बात, पहचान कौन में टेक्स्ट के पीछे कलर मत किया करो, ब्लैक ही रहने दिया करो। अच्छा अदम्या, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कंटेंट थोड़ा अच्छा दिखता है। पहचान कौन मतलब क्या हमें यह पहचानने में प्रॉब्लम है कि कब अप्लाई करना है? नहीं नहीं, हमें यह पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है कि नीड कहां है ना, कहां पर नीड है फिस्कल पॉलिसी की, यह पहचानने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन लैग का मतलब होता है कि टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए सही पॉलिसी के लिए। यह नहीं, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड, कहां पर फिस्कल पॉलिसी की नीड है, इसकी प्रॉब्लम है। तो यह करने के बाद यह टॉपिक अच्छा समझ में आता है। ठीक है, लेजिस्लेशंस के लिए जो टाइम होता है वो डिसीजन लैग होता है। डिसीजन होता है कौन सा होता है? इंप्लीमेंटेशन लैग है, इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टैब्लिश द आउटकम के लिए जो लैग होता है वो सबसे लास्ट वाला लैग होता है, सबसे लास्ट वाला लैग मतलब इंपैक्ट लैग। ये इंपैक्ट लैग है, ये इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है ना, ओके, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। हम लिमिटेशन ही कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो जो ये लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वहां पर टॉपिक थोड़ा गलत लिखा होता है यार। हाँ जी, इधर लिख देते हैं अपन। लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की अब लिमिटेशन कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, मदारा भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, वहां पर हमारा कौन सा था जो हमने क्वेश्चन किया है अभी? इसमें हमारा सी वाला आंसर था ना, इसके साथ चले जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तान्या, श्रेयांश और कृतिका, ये सही है। हाँ जी, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी नंबर 1, पहली लिमिटेशन है बैड टाइमिंग, बैड मेहंदी लालटेन, बैड टाइमिंग। It is possible that expansionary fiscal policy is initiated when the economy is already on the path of recovery and vice versa. देखो कह रहा है, हो सकता है कि हमने फिस्कल पॉलिसी गलत टाइम पे स्टार्ट की हो, हमने इकोनॉमी को एक्सपेंड कराने के लिए पॉलिसी स्टार्ट की। हो सकता है कि जब पॉलिसी स्टार्ट की हो तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रिकवर हो चुकी हो, है ना। ये इंप्लीमेंटेशन लैग है एक तरीके का।
अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो गई, हमने बहुत देर में अप्लाई किया फिस्कल पॉलिसी को, इतने में इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग गई थी। तो हो सकता है गवर्नमेंट का सारा खर्चा वर्चा सब बर्बाद जाए, इकोनॉमी तो अपने आप में ही ठीक हो रही है। डिफिकल्ट इन इंस्टेंटेनियसली चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी। दूसरी लिमिटेशन यह है कि एकदम से टैक्स को इंक्रीज डिक्रीज करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, इसके लिए भी लैग था ना एक, कौन सा था, डिसीजन लैग, कि हां भाई क्या डिसाइड करना है, ठीक है। और कभी कभी मान लो सरकार को जरूरत पड़ रही है फिस्कल पॉलिसी में खर्चा कम करने की, खर्चा कम करना है, तो भाई ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि तुम डिफेंस पे खर्चा कम कर दो, तो सरकार को सोचना पड़ता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बहुत मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम करना पड़े ऑन वेरियस आइटम्स, जैसे कि डिफेंस या सोशल सिक्योरिटी, समाज की सिक्योरिटी के बारे में, या कुछ कैपिटल प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मिडवे में है, सरकार ने सड़क बनाना स्टार्ट कर दिया है, आधी सड़क बनी है, सरकार उसका बजट वापस नहीं ले सकती, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। और पब्लिक वर्क कैन नॉट बी एडजस्टेड इजीली बिकॉज मैनी ह्यूज प्रोजेक्ट सच एज हाईवे, डैम हैव लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है स्टार्ट और एंड के बीच का पीरियड। आज कुछ स्टार्ट हुआ, ये 10 दिन में एंड होगा, तो 10 दिन का पीरियड जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो कहता है कुछ पब्लिक वर्क है जो आसानी से एडजस्ट नहीं हो सकता पॉलिसी में, क्योंकि उसके लिए लगेगा ही सालों साल, 2 से 5 से 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। ओके, दीज आर द लिमिटेशंस। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन से मैं कहूंगा दोस्त, आपने अगर ये जान ली तो आप इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी समझते हो, ये जान लो। अब जो जानोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में कुछ घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं आपको मैं। इसके पीछे अभी तो जो थी वो बकलोली थ्योरी, सिंपल फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज डिक्रीज की थी, और कुछ नहीं है उसके अंदर। अदम्या बोल रहा है सर वाई आईसीआई मेड इको बोरिंग एंड डिफिकल्ट। देखो भैया, इको बोरिंग और डिफिकल्ट होनी नहीं चाहिए थी। पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर इतना लप्पू चैप्टर है ना, इसके अंदर इसको 2 बातें करनी चाहिए थी कि फिस्कल पॉलिसी में ये 3 आइटम होते हैं, अब इन तीनों आइटम को इंक्रीज और डिक्रीज करने का इंपैक्ट अलग अलग से दिखा देना चाहिए था। अब इसने कुछ बातें रिपीट कर दी है, कुछ बातें समझाते समझाते कुछ भी पॉइंट ला देता है बीच में, ये अलग अलग ऑथर का कंटेंट बीच बीच में डाल के ले आया, कुछ गड़बड़ी की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ललित कुमार ने सही पहचाना है कि कंटेंट क्या कराने वाला हूं। देखो, मान लो इकोनॉमी में चल रहा है रिसेशन, रिसेशनरी सिचुएशन चल रही है। अब इसको ध्यान से समझना, मतलब रिसेशनरी सिचुएशन है, मतलब सब कुछ बुरा चल रहा है, डिमांड ऑलरेडी बहुत कम है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग खरीदना नहीं चाहते, डिमांड कम है, आउटपुट कम है। मानते हो मेरी बात को? तो ऐसे में सरकार इस सिचुएशन को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी। मतलब सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी, कहने का मतलब डिमांड बढ़वाएगी, डिमांड बढ़वाएगी सरकार। डिमांड बढ़वाने के सरकार के पास 2 हथियार मोटे मोटे हैं। एक, सरकार टैक्स कम कर सकती है, वो भी कर लेगी, सरकार खर्चा भी बढ़ा सकती है अपना। देखो ना, सरकार टैक्स कम करेगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, और सरकार अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकती है। एक बात बताओ दोस्त, सरकार एक तो टैक्स कम कर रही है, यानी पब्लिक से पैसा नहीं ले रही, ऊपर से अपना खर्चा बढ़ा रही है, ये पैसा कहां से लाएगी? सरकार ने टैक्स कम कर लिया और अपना खर्चा बढ़ा दिया, पैसा कहां से लाएगी? सरकार को लेना पड़ता है लोन। क्या लेना पड़ता है? लोन। ऐसे में दोस्त, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए नॉर्मली सरकार लोन ले लेती है। अब लोन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। मान लो अगर सरकार ने यहां पर मार्केट से लोन उठा लिया, है ना,
मार्केट से लोन उठा लिया इंटरनली। अब देखो मेरी बात को, लोग तो सामान खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। सरकार जबरदस्ती मार्केट से लोन उठाकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? सरकार कह रही है कि हमने लोन उठाया है, हम इसको खर्च करेंगे तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो फिर फर्म्स प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगी, आउटपुट ज्यादा करेगी, तो इनकम भी देश के अंदर बढ़ने लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। सरकार ये चाहती है। दोबारा रिपीट करता हुआ चलूंगा, कहीं तुम फंस ना जाओ इस कॉन्सेप्ट के माया जाल में। अगर देश में रिसेशनरी सिचुएशन है, मतलब डिमांड ऑलरेडी कम है ना, प्रोडक्शन नहीं कर रहे लोग, बेरोजगारी है, ऐसे में सरकार इसको करेक्ट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, एक्सपेंशनरी वाली। अपना खर्चा बढ़ाने की कोशिश करेगी। खर्चा बढ़ाने के लिए सरकार उधार ले सकती है। अगर सरकार ने उधार ले लिया तो मार्केट से लोन उठा लिया, ठीक है। सरकार जब लोन उठाती है तो लोन उठाते उठाते आपको पता है, जब सरकार लोन की डिमांड ज्यादा कर रही है, आपको पता है किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। लोन की डिमांड ज्यादा करेगी सरकार तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा। जब सरकार बोरिंग करेगी तो धीरे धीरे मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझो, इतनी बात भेजे में आ गई। हाँ भाई, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा। लेकिन 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 जागो भाई जागो, आंखें खोलो, आंखें खोलो खोलो खोलो, ठीक है। सरकार ने भाई साहब किसी भी तरीके से लोन लेकर खर्चा बढ़ा दिया अपना, और खर्चा बढ़ाने से देश में डिमांड बढ़ चुकी है। देश में लोग डिमांड बढ़ा चुके हैं। डिमांड बढ़ाने, लोग ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, राइट। मान लो गवर्नमेंट भी देश का हिस्सा है, गवर्नमेंट की वजह से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, तो फर्म को यहां प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फर्म को आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए फर्म को आउटपुट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होगा। ये मार्केट में लोन लेने जाएगी। अब जब ये फर्म लोन लेने जाएगी तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हाई है, तो ये लोन नहीं ले पाएगी या कम ले पाएगी, समझे। तो वो आउटपुट बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, तो वो आउटपुट बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। यानी सरकार ने कुछ ऐसी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया है जिससे डिमांड बढ़वाना चाहती थी सरकार, ताकि देश के अंदर ये गिरा हुआ आउटपुट बढ़ने लग जाए। तो डिमांड तो सरकार बढ़वा चुकी है, अब इसकी वजह से आउटपुट को बढ़ाना है, फर्म को चाहिए लोन, क्योंकि फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तभी तो रिसेशन आया। फर्म को चाहिए लोन, लेकिन लोन लेने जा रहे हैं तो इंटरेस्ट है बहुत हाई। तो ये इंटरेस्ट हाई क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ऑलरेडी मार्केट से पैसा उठा चुकी है। मार्केट में तो लिमिटेड पैसा है ना, सरकार बहुत सारा पैसा उठा चुकी है, सरकार ने ही इंटरेस्ट रेट बढ़वाया। तो सरकार के वजह से जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, इस वजह से आज फर्म लोन नहीं ले पा रही। फर्म लोन नहीं ले पा रही तो जो फर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर हो गई, बाहर होने को बोलते हैं क्राउड आउट। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट। तो दोस्त मैं समझा रहा था आपको क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब एक लाइन में समझो तो क्राउडिंग आउट का मतलब होता है सरकार की बोरोइंग की वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। क्योंकि बढ़े हुए इंटरेस्ट की वजह से वो लोगों के लिए लोन एक्सपेंसिव हो चुका है, तो वो लोन पहले से कम लेंगे या नहीं लेंगे। यानी इकोनॉमी रिकवर होना चाहे तब भी रिकवर नहीं हो पा रही, क्राउड आउट। तो ऐसे में सरकार की फिस्कल पॉलिसी बकवास हो गई है, यानी ये फिस्कल पॉलिसी काम नहीं करेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव भी हो सकती है क्या? हम बोलेंगे हां जी, फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है क्राउडिंग आउट के केस में। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण ये 12th में नहीं था भाई क्राउडिंग आउट, ठीक है, ये क्राउडिंग आउट 12th में नहीं था। तो एक लिमिटेशन और है, इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्या बोलेंगे? क्राउडिंग आउट। कहते हैं मान लो रिसेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है कि यूज करे, रिसोर्ट का मतलब यूज करे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और इंक्रीज करे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार चाहती है, ठीक है। हां, सरकार यहां पर टैक्स भी कम कर सकती है, लेकिन टैक्स कम करने से काम नहीं बन रहा, टैक्स कम करने से सफिशिएंट
इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी अपनी स्पेंडिंग। स्पेंडिंग करने के लिए सरकार बोरोइंग कर सकती है मार्केट से, लोनेबल फंड्स उठा सकती है और मार्केट में लोन की डिमांड बढ़वा सकती है। इसकी वजह से मार्केट में इंटरेस्ट रेट अप हो जाता है। चलो जी, सरकार ने लोन उठाना चाहा, इंटरेस्ट रेट अप हो गया, तो इस वजह से अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अप हो गया तो चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जी, इसके बाद तो इसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिनको लगता है कि हम लोन लेंगे इंटरेस्ट की वजह से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट सेंसिटिव होती है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो वो लोन कम लेते हैं, इंटरेस्ट कम होता है तो वो लोन ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। जो इंटरेस्ट से भड़कती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाएगी। पूरी स्टोरी लिखी इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको पूरी स्टोरी से समझाया है। तो दोस्त यहां बोलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर हो गई, डिक्लाइन हो गई, या तो कंप्लीटली बाहर हो जाती है या आधी अधूरी पार्शियली बाहर हो जाती है, जिससे कि डिमांड में एक्सपेंशन नहीं आ पाता। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर जो करना चाहती थी वो नहीं हुआ पॉसिबल, ठीक है। तो लिखा हुआ है देयरफॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन विल क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। कहता है रिसेशन के लिए स्पेशली ये कॉन्सेप्ट है, रिसेशन में सरकार अपना खर्चा बढ़ाना चाहेगी लोन लेकर, तो इसकी वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग क्राउड आउट हो जाती है, ठीक है, जिससे इकोनॉमी की खुद करेक्ट होने वाली एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इकोनॉमी खुद करेक्ट नहीं हो पाएगी भाई, खुद करेक्ट नहीं हो पाएगी। फर्म थोड़ा, हाँ आदम्य अरविंद कह रहा है कि सर थोड़ा अच्छा, ठीक है, इससे इकोनॉमी खुद करेक्ट नहीं हो पाएगी। यानी देखो ना, सरकार चाह रही थी कि इकोनॉमी खुद करेक्ट हो जाए। खुद करेक्ट मतलब गवर्नमेंट ने करना जो कर दिया, सरकार ने लोन लेके खर्चा कर दिया, अब चाह रही थी कि फर्म खुद आउटपुट बढ़ा दे। फर्म तो तब आउटपुट बढ़ाएगी ना जब फर्म को लोन मिलेगा, यहां लोन ही नहीं मिल रहा, तो इकोनॉमी खुद करेक्ट नहीं होगी। और पॉसिबली रिड्यूस इकोनॉमीज प्रोस्पेक्टस फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इस वजह से फर्म का लंबे टाइम में ग्रो होने का प्रोस्पेक्ट्स भी कम हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा। अभी लोन महंगा मिल रहा है ना, तो वो स्कोप कम हो जाएगा। ये क्राउडिंग आउट है। अब बीच में एक लाइन रह गई थी, यहां पर मैंने मिस की थी। जब सरकार लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, साथ साथ में सरकार एक काम और कर सकती थी। सिमिलरली व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज द बजट डेफिसिट बाय सेलिंग बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, कहता है सरकार कभी कभी जानबूझकर अपना डेफिसिट बढ़ा लेती है। कैसे? सरकार बॉन्ड बेच देती है, बॉन्ड बेच देती है, सरकार के पास कुछ बॉन्ड रखे होते हैं, सरकार उस बॉन्ड को बेचती है एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद प्राइवेट सेक्टर डिक्रीज। इससे क्या होगा भाई साहब? सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड बेच देगी। सरकार के पास तो पैसा आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट डेफिसिट में थी ना। अगर गवर्नमेंट लॉस में है तो सरकार अपने लॉस को कवर करने के लिए बॉन्ड बेच देगी, पैसा ले लेगी पब्लिक से। पब्लिक से पैसा ले लिया तो पब्लिक के पास पैसा कम हो गया, पब्लिक के पास पैसा कम हो गया, तो पब्लिक अब लोन उठाएगी, लोन उठाएगी तो फिर से इंटरेस्ट रेट विल बी पुश्ड अप, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के दो स्कोप थे हमारे पास, ठीक है। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों को ताकि ध्यान रहे। ये क्राउडिंग आउट देखो जी, देखो जी, देश में अगर रिसेशन है तो सरकार इसको ठीक करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ाने की सोच रही है तो ये मार्केट से लोन भी उठा सकती है। अगर इसने मार्केट से लोन उठाया तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब मार्केट से लोन उठाकर इसने खर्चा करना शुरू किया, खर्चा करना शुरू किया, तो यहां पर सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। तो जब सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं तो बजट के अंदर डेफिसिट आ जाता है। सरकार के बजट में डेफिसिट आ गया, डेफिसिट के लिए वो बॉन्ड सेल करती है, बॉन्ड सेल करेगी मार्केट में, सस्ते रेट में सेल करेगी, लोग बॉन्ड खरीदेंगे। तो प्राइवेट मनी तो वैसे ही कम हो गई, लोगों के पास तो वैसे ही पैसा कम हो गया, इनडायरेक्टली सरकार ने पैसा पब्लिक से ले लिया बॉन्ड सेल करके, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो यहां से क्राउड आउट हो गई। दूसरा, अगर इंटरेस्ट बढ़ गया और सरकार ने डिमांड बढ़वा दी तो फर्म कहेगी इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें आउटपुट बढ़ाना होगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा,
ये लोन लेने जाएंगे, इन्हें दिख रहा है कि इंटरेस्ट बहुत हाई है तो लोन नहीं मिलेगा, तो इनका आउटपुट बढ़ना रह जाएगा, फिर से ये क्राउड आउट हो जाएंगे। तो ये पूरी स्टोरी थी यहां पर जो शॉर्ट में समझाती। ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, देखो दोस्तों, क्विज के क्वेश्चंस करते हैं। लो जी, एक एक करके बात करते हैं। लिखा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी टेकिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट वुड रिजल्ट, या कहता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसके अंदर टैक्स को कम कर देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, ये होती है। हां, हर बात कांस्टेंट मान लो, शॉर्ट रन में इसका इफेक्ट किस चीज पर पड़ेगा? हाँ, हम जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब कुछ शॉर्ट रन में पढ़ा है, लॉन्ग रन में पढ़ा ही नहीं, तो सब कुछ शॉर्ट रन की बात है। तो कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एक लार्ज इंक्रीज इन जीडीपी बढ़ेगा और प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। क्यों प्राइस क्यों थोड़ा बहुत बढ़ सकता है? भैया देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ती है तो इसको देखकर धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो दिस ऑप्शन इज राइट, इसके साथ जाएंगे। सबसे जल्दी आंसर दिया फैजान शेख ने। आगे आ जाओ भैया, कितनी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, आपको अच्छा खासा टाइम दूंगा यहां पर, अच्छा खासा टाइम दूंगा यहां पर मैं। ऑप्शन आपको सिर्फ ये 4 लाइन पढ़कर ये पता लगाना है कि कौन कौन सी लाइन करेक्ट है क्राउडिंग आउट के बारे में, कौन कौन सी लाइन करेक्ट है क्राउडिंग आउट के बारे में। तो देखते हैं पहली लाइन, A decline in private spending may be partially or completely offset by the expansion of demand resulting from increase in government expenditure। कहते हैं सरकार ने जो अपना खर्चा बढ़ाया है इससे एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन फर्म अपना आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो या तो कुछ फर्म लोन ले पाएंगी, पार्शियली प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, या फिर कंप्लीटली सब लोन लेंगे ही नहीं, सब खराब हो जाएगा। तो ये लाइन तो सही है, ये लाइन लिखी भी हुई थी। ठीक है, कहां लिखी हुई थी सर? पढ़ाओ ना अभी। लो 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 लो, लो। ये लिखी हुई थी, अंडरलाइन किया, कंप्लीटली ऑफसेट और पार्शियली ऑफसेट। ठीक है ना, ये वाला लाइन है। चलो जी आगे आ जाओ। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी का नेगेटिव इफेक्ट है। हां, फिस्कल पॉलिसी का ये नेगेटिव इफेक्ट ही है। ठीक है, अगला, व्हेन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड क्राउड आउट। कहते हैं सरकार का खर्चा सरकार के खर्चे को ही क्राउड आउट करता है। अरे बकवास है, सरकार का खर्चा प्राइवेट खर्चे को क्राउड आउट करता है, मतलब बाहर निकालता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली द वन विच आर इंटरेस्ट सेंसिटिव। हाँ, ये भी पढ़ाया था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सेंसिटिव होती है, इंटरेस्ट को देखकर बदल जाती है। तो विल बी रिड्यूस्ड इफ इंटरेस्ट रेट राइज। कहता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। हाँ, यही हुआ था क्राउड आउट के अंदर। तो ये भी लाइन सही है, पहली दूसरी और चौथी, पहली दूसरी और चौथी, ये वाला आंसर सही लग रहा है। सी वाले के साथ चले जाएंगे। अक्षत पटेरिया, फैजान और नीलेश अग्रवाल, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी, लिखा है यहां पर, पहले पोल चालू कर दो आप लोगों के लिए। लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। 4 लाइनें लिखी हुई हैं, गलत कौन सी है? तो पढ़ते हैं। आप प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम मतलब अमीर बंदे ज्यादा टैक्स देंगे। एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन ऑफ टैक्स अनइक्वली। है, कहता है प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स से ग्रोथ की स्टेबिलिटी आती है। हां आती है, क्योंकि इससे टैक्स जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं थोड़ा इक्वालिटी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ रहे हो? मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम तुम बोलोगे इक्वालिटी से कैसे हुआ? इक्वालिटी परसेंटेज वाइज नहीं आती, मतलब जो जितना कमा रहा है उसको उतना पोर्शन देना पड़ रहा है। ठीक है, ये लाइन गलत है, यही के साथ चले जाएंगे। इतना ही। लवेश, अल्पोन और नीलेश। अगला क्वेश्चन ये लो जी भैया, रीड करनी है सारी स्टेटमेंट और बतानी है कौन सी करेक्ट है और कौन सी गलत है। ठीक है जी, ये लो जी, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। कहता है फिस्कल पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी तब बोलते हैं
बताओ जी, कॉन्ट्रैक्शनरी तब बोलते हैं जब ये एग्रीगेट डिमांड को कम करवाती है, यानी टैक्स बढ़ा के या खर्चा कम करके, तब बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है। व्हेन रेवेन्यू इज हायर देन स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बजट इज इन सरप्लस, कहता है जब सरकार का बजट सरप्लस में हो तब फिस्कल पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी बोलते हैं क्या? सरकार का बजट सरप्लस में हो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम है, टोटल रेवेन्यू सरकार के ज्यादा है, तो ऐसे में फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी हो गई क्या? बताओ। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट और बैलेंस बजट कैसे फिस्कल पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। यानी जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज्यादा है और स्पेंडिंग कम है, रेवेन्यू ज्यादा है स्पेंडिंग कम है, ऐसे में सरकार कहां आई है? सरप्लस के अंदर आ गई है। तो यहां पर हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करनी चाहिए। हाँ भैया, हाँ, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करनी चाहिए सरकार को। अब यहां पर डिमांड बढ़वाने के लिए अपने क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा सरकार के? अच्छा देखो, ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। सरकार की कमाई यानी रिसिप्ट ज्यादा है और खर्चे कम है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के पास कमाई है तो इसका खर्चा देखो ना, इसके पास कमाई ज्यादा है तो गवर्नमेंट ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है तो मतलब डिमांड ज्यादा होगी। तो सरकार डिमांड जब ज्यादा हो जाएगी तो इसको कम कैसे करवाएगा? बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो कम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेगा। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, अगला करते हैं। अदर थिंग्स कांस्टेंट, फिस्कल एक्सपेंशन विल रेज इंटरेस्ट रेट एंड क्राउड आउट सम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कहता है गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ाना चाहे तो उससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। हाँ, खर्चा बढ़ाने के लिए लोन लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट भी हो जाएगी, तो पूरा क्राउडिंग आउट है ये। ठीक है। थर्ड नंबर पे, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन न्यू टैक्स कैन बी लिवाइड। कहता है इन्फ्लेशन में हम टैक्स बढ़ाते हैं। हाँ, जब इन्फ्लेशन होती है तो हम टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं और नए नए टैक्स लॉन्च भी कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में बताया था। हाँ भाई, नए नए टैक्स भी लॉन्च कर सकते हैं लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। ये तीनों ठीक है। ठीक है, तो तीनों लाइन ठीक है। तीनों वाला ऑप्शन, चार ऑप्शन कहीं है ही नहीं, 1 2 3 बी वाले के साथ जाएंगे, चौथा हमने पढ़ा ही नहीं। अल्पोन, मदारा और लवेश। चलो जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। कहता है व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है जानबूझकर। देखो ना, जब सरकार ने जानबूझकर अपनी स्पेंडिंग्स को रिड्यूस किया है इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को लाने के लिए, क्या लाने के लिए? स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो जी, सरकार अपनी स्पेंडिंग कम कर रही है। स्पेंडिंग कम कर रही है मतलब एडी को कम करवा रही है। एडी को कम करवाने की पॉलिसी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, राइट? तो देखते हैं सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्यों यूज कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट इज यूजिंग, रिजॉर्टिंग का मतलब यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जी हां, सरकार अगर अपनी स्पेंडिंग को कम कर रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर रही है। एक्सपेंशनरी नहीं कर रही है। ट्राइंग टू लिमिट एग्रीगेट डिमांड टू सस्टेनेबल लेवल, कह रहा है सरकार चाह रही है एडी को लिमिट किया जाए, मतलब रोक दिया जाए। हाँ, एडी को रोकने की कोशिश कर रही है। सी वाला भी ठीक है, ए और सी दोनों के साथ जाएंगे, डी को सही आंसर बनाएंगे। भाई साहब, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट दिखाई दे रही है, लेकिन पेपर के अंदर इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी। ठीक है, मदारा, अल्पोन और अक्षत। चलो जी, एक और क्वेश्चन ऐसा है, कहती है कि गवर्नमेंट फिर से जानबूझकर फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रही है। गवर्नमेंट रिजॉर्ट का मतलब यूज टू डेलिबरेट फिस्कल पॉलिसी, इट मे नॉट अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट।
सरकार फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रही है, तो फिस्कल पॉलिसी की वजह से कौन मैनिपुलेट नहीं होगा? मैनिपुलेट का मतलब चेंज नहीं होगा। सरकार जानबूझकर पॉलिसी यूज कर रही है, पॉलिसी की वजह से कौन चेंज नहीं होगा? ठीक है, कौन चेंज नहीं होगा? देखो जी, फिस्कल पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होता है, यस होता है। द रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, टैक्स भी चेंज होते हैं, यस चेंज होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे पब्लिक वर्क पे हो चाहे सरकार का खुद का खर्चा हो, सब चेंज होते हैं। अरे फिस्कल पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली चेंज नहीं करती। देखो जी, फिस्कल पॉलिसी की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, बिल्कुल हां हो सकता है, क्राउडिंग आउट में देखा है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में जानबूझकर इंटरेस्ट रेट को नहीं बदला जाता, इंटरेस्ट रेट को बदला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगा, वो सीधा इंटरेस्ट रेट को बदलती है, तो इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है? ओके, तो यहां पर डी वाला आंसर हो जाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। लवेश ने यहां पर टॉप किया भाई, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, लो जी। While if government compete with the private sector, कहता है अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करे उधार लेने में, टू बोरो, सरकार भी उधार ले रही है, प्राइवेट सेक्टर भी उधार ले रहे हैं, ठीक है? अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के चक्कर में सरकार चाह रही है हम खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं, खर्चा ज्यादा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अब लोन तो प्राइवेट सेक्टर भी लेना चाहता है, सरकार भी लोन ले रही है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्राउडिंग आउट का इफेक्ट आ जाएगा भैया, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सरकार सीधा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़वाती, लेकिन बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट विल गो अप, बिल्कुल सही, ठीक है? और फर्म के लिए फिर ये बुरी बात हो जाएगी, फर्म नॉट बी विलिंग टू इन्वेस्ट, क्राउड आउट हो जाएगी फर्म, इंटरेस्ट रेट क्योंकि बहुत ज्यादा है। हाँ, दूसरे बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट विल गो अप, अबे सेम बात बोल दी। एंड इंडिविजुअल्स टू में रिलक्टेंट टू बोरो एंड स्पेंड, कहता है फर्म भी लोन नहीं लेगी और इंडिविजुअल्स भी लोन नहीं लेंगे, कम लेंगे, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट रेट विल गो अप, हाँ, एंड डिजायर्ड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी रियलाइज्ड, कहता हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और जितना सोचा था एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी उतनी नहीं हो पाएगी, कि लोग भी तो लोन नहीं लेंगे, वो भी इतना खर्चा नहीं करेंगे, हाँ खर्चा करेंगे लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे। तो डी वाला यहां पर सही है, सारी बातें सही नजर आ रही हैं, डी वाले के साथ चले जाएंगे। चलो जी, लवेश, वेदांत और अल्पोन, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। तुम बोलोगे चैप्टर खत्म हो गया, नहीं। देखो दोस्त, मेरी बात ध्यान से समझना, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है इस चैप्टर का, ठीक है? पृथ्वी, सब बच्चों को बताता हूं, पहली बात तो चैप्टर नंबर 7 पूरा का पूरा जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहीं से पढ़ लो। इसको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना कंटेंट मैंने कराया वहीं से पढ़ लो। अब देखो जी, चैप्टर 7 की अगर बात करो तो चैप्टर 7 के अंदर 4 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। मानते हो 4 यूनिट है? पहली यूनिट के अंदर आपको गवर्नमेंट के फिस्कल फंक्शंस बताए हुए हैं। 3 फंक्शन है, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इन तीनों में से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक है, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक है, आपको पता होना चाहिए। फिर यहां पर सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस के बारे में बताया हुआ है। सेंटर और स्टेट फाइनेंस में आपको यह पता होना चाहिए कि जो पैसा सेंटर कलेक्ट करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट में, है ना? तो वहां पर एक वर्टिकल इक्विटी है और एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, पता होना चाहिए आपको। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के हिसाब से
सरकार खर्चा करती है। कौन कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, कौन कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो मैंने नाम बताए आपको, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट 2 पे आ जाओ जी। यूनिट 2 के दो टुकड़े कर दो, पार्ट ए पार्ट बी। पहला है मार्केट फेलियर होता क्या है। पार्ट ए में मार्केट फेलियर के रीजन दिए हुए हैं, 4 रीजन दिए हुए हैं, है ना, नाम नहीं लिख रहा, 4 रीजन दिए हुए हैं यहां पर। मार्केट पावर भी दिया हुआ है, एक्सटर्नैलिटी भी दिया हुआ है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है ना। तो इन सब का मार्केट फेलियर का सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है। सॉल्यूशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन दी हुई है। जब सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वो बोलता है कि मिनिमाइज करेंगे मार्केट पावर को, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैरिट और डिमेरिट गुड्स के, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। अब सरकार यहां इंटरवेंशन, तुम्हारे फेलियर से क्वेश्चन आने के चांस कम है, इंटरवेंशन से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। सरकार कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है जी। यूनिट 3 में आपको एक तो दिया हुआ है बजट प्रोसेस। बजट प्रोसेस में आप डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। जो बजट बनता है वो आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनता है। अभी खत्म नहीं कर रहा भाई, अभी बहुत कुछ बचा है क्लास के अंदर। बजट प्रोसेस को ध्यान रखना। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर की मैनेजमेंट दी हुई है, सरकार अपना खर्चा कैसे मैनेज करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट को ध्यान रखना जरूरी है, जो डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं। फिर दिया हुआ है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, है ना, सरकार का डेट कौन मैनेज करता है, मार्केट लोन क्या होते हैं। और फिर यहां पर एक डेफिसिट के न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने लास्ट क्लास में, और यार पेपर में इतना कुछ नहीं, न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहां से। अब यूनिट 4 में सिर्फ और सिर्फ फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में तुम्हें याद क्या रखना है भाई, इतना बड़ा तामझाम दिया हुआ, क्या याद रखना है। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, बस। और उनकी डिटेल पिटेल ऐसी तैसी कराए, लिमिटेशन ध्यान रखो जो आज कराई है, क्राउडिंग आउट, लैग्स, वो ध्यान रखो। इतने सही क्वेश्चन आता है। ये एक ओवरव्यू है चैप्टर का, 4 यूनिट है, ऐसे लफड़ों में दी हुई है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड 2 मिनट का ब्रेक देना चाहूंगा। 2 मिनट का यहां पर मुन्ना मुन्नी ब्रेक चलेगा। दो मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद मिलते हैं।
हाँ तो दोस्तों 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। देखो जी, चैप्टर 8 मनी मार्केट। इस चैप्टर के अंदर 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, यह चैप्टर भी हल्का नहीं है, तुम कहीं हल्का सोच रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार दिखा देता हूं, लीडर बोर्ड दिखाता हूं। पहले चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं। अभी तक टॉप पे जो चल रहा है वो तान्या, प्राची, आयुष, फिर से एक और प्राची है, ऋषिकेश, अंतरिक्ष, तनु, मान्या, नीलेश और अल्पोन चक्रवर्ती। अभी तो ये टॉप पे चल रहे हैं। हो सकता है कि अभी लीडर बोर्ड में कुछ शफल हो जाए। नहीं पवन अग्रवाल, अगर मैं ऐसी क्लास खत्म करता रहा तो तुम्हारा टाइम पे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अगली क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उसके बेसिक्स अभी बता देता हूं। दोस्तों चैप्टर 8 में आपको थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा, थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा मेरे दोस्त। देखो इधर देखो, आईसीआई का स्टडी मटेरियल खोल के दिखा रहा हूं। 5 मिनट लूंगा आपके, 5 से 7 मिनट रुकना ही होगा भाई, सीए की तैयारी कर रहे हो। ये लो जी, चैप्टर 8 मनी मार्केट है, उसकी पहली पहली यूनिट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इस चैप्टर के अंदर मेरे दोस्त 6 थ्योरीज दी हुई है, 6 थ्योरीज। ये थ्योरीज अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन एक बेसिक वर्जन है इसका, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो आपको पहले करा देता हूं। तो चैप्टर में आपको बेसिकली 6 थ्योरी पढ़नी है। 3 थ्योरी के नाम ये लिखे और 3 इसके अंदर है, 3 और 3 6। लेकिन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो पैसा होता क्या है, मनी होती क्या है, सबसे पहले तो यहां पर यह पढ़ना है। ठीक है, देखो भैया, जब पैसा नहीं होता था तब क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। सबको पता है, जब पैसा नहीं होता था तो चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब सामान के बदले सामान खरीदने वाला सिस्टम। पैसा नहीं है तो गेहूं के बदले चावल ले लिए, चावल के बदले टिंडे, टिंडे के बदले तोरी, तोरी के बदले आटा, आटा के बदले घिया, घिया के बदले पैंट, पैंट के बदले कंघा, कंघे के बदले शैंपू, शैंपू के बदले टायर, टायर के बदले साइकिल, साइकिल के बदले, समझ गए तुम। ठीक है, तो धीरे धीरे यही सिस्टम चलता था। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, मॉनेटरी सिस्टम आया। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि मनी होती क्या है, तो सीधा इस पे ही आते हैं। बचपन वाली बातें नहीं करेंगे, जितना तुमने 12th क्लास में पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, कंटेंट डिट्टो सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग होने वाला है। ठीक है, तो कहते हैं मनी क्या होता है। तो भैया मनी ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसको जनरली हम लोग एक्सेप्ट कर लें सामान खरीदने और बेचने के लिए, सामान खरीदने और बेचने के लिए। भाई साहब पहला क्वेश्चन यही बनता है, मनी होता क्या है। तो जो भी चीज ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन को बोलते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल हो उसको ही पैसा बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात, कोई बच्चा बोला सर ये गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो और संपूर्ण बैच दे दो। मैंने बोला भाई पहली बात तो नकली गोल्ड अपने पास रख, ये गोल्ड है ही नहीं। दूसरी बात, गोल्ड के बदले यहां संपूर्ण की क्लास नहीं मिलती। क्यों? अरे मेरी मर्जी, एक्सेप्ट करूं ना करूं। भाई साहब गोल्ड एक ऐसा पैसा नहीं है जिसको ट्रांजैक्शन के लिए हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो गोल्ड मनी है क्या? गोल्ड मनी है क्या? गोल्ड को बोलते हैं दोस्त कमोडिटी मनी। गोल्ड हर जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, गोल्ड हर जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकना दोस्तों, ठीक है। एक्सेप्ट क्या हो रहा है? कैश।
कैश एक्सेप्ट हो रहा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500, ये सब है ना, ये सब नोट है। ये सब आज के टाइम में मनी है। मनी के मीनिंग बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। पहले गोल्ड एक्सेप्ट हो जाता था हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, आज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो पैसा एक ऐसी चीज है जिसको ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं और उसको आज हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और फ्यूचर में यूज कर लेंगे। स्टोर नाउ, यूज इन फ्यूचर। जैसे कि भाई कुछ बार्टर सिस्टम में गुड्स होती थी, आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, बैंगन, तोरी, वो आज स्टोर कर लिए तो फ्यूचर में जैसे के तैसे सेम नहीं रहेंगे। टमाटर 5 दिन बाद सड़ जाएंगे, सब्जियां खराब हो जाएंगी, सामान धीरे धीरे खराब हो जाएगा, राइट। लेकिन आज 500 का नोट रखोगे तो हूबहू आपको 1 महीने बाद भी 500 का नोट ही मिलेगा। तो इतनी बकवास करने से पहले मैं आपको सीधा बता देता हूं कि मॉड्यूल बोलता है कि मनी हर वो चीज होती है जो 3 फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, मॉड्यूल ने सीधा बोला है मनी कैन बी एनीथिंग दैट सर्व एज 3 फंक्शंस। पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट, तीसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चा घबरा जाएगा जिसने 12वीं क्लास के अंदर, पवन अग्रवाल सुनना, जिसने 12वीं क्लास के अंदर मनी के फंक्शंस पढ़े थे वो बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे। यहां पर जो मॉड्यूल बोल रहा है वही सच है, समझ रहे हो। होते तो मनी के फंक्शंस और भी हैं लेकिन आपको उतने ही पढ़ने हैं। कहता है जिस चीज ने ये 3 फंक्शन परफॉर्म कर दिए वो चीज मनी है, वो चीज पैसा है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जिसको पीपल यानी लोग सेव कर सकते हैं आज और यूज कर सकते हैं लेटर इन द फ्यूचर। लेटर इन द फ्यूचर, आज सेव कर लो भविष्य में यूज कर लेंगे भाई। या फिर मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम अकाउंटेंसी में यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर प्राइसेस। इसके प्राइस में इसको एक्सप्रेस किया जाता है ना, इसलिए। कैसे कैसे कैसे, अब सुनो मेरी बात। सोचो जब पैसा नहीं होता था, सोचो जब पैसा नहीं होता था, एक बिजनेस है, इसकी सेल देख रहे हैं। सेल किसकी, समोसे की। प्रिया समोसे की बात कर लो, समोसे की सेल हो रही है। तो इसने राहुल को 5 समोसे बेचे। राहुल 5 समोसे के बदले में दे गया 10 किलो आटा, ठीक है। गीता को 17 समोसे बेचे। गीता 17 समोसे के बदले में दे गई 18 प्लेट मोमोज। बार्टर सिस्टम चल रहा है भाई। अच्छा, अब 100 समोसे बेचे, इसने दे दिया 1 ग्राम गोल्ड। अच्छा जी, मतलब ये रिसिप्ट है, इसको टोटल करो। टोटल घंटा नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो पहले अकाउंट बन ही नहीं पाते थे। पैसा है, पैसे की वजह से अकाउंट्स बनते हैं। जैसे कि 5 समोसे बिक गए 50 रुपए के, 17 समोसे बिक गए 85 के, 100 समोसे बिक गए 500 के। जैसे भी तुमने किया, इन सबको टोटल कर दो भाई, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहां पर वैल्यू आएगी। तो पैसा है तो अकाउंटेंसी एग्जिस्ट करती है, अगर पैसा नहीं होता तो अकाउंटेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि पैसे की वजह से अकाउंट्स है, ठीक है, ओके। तो यहां सीधा सीधा बोला कि मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, अकाउंट बनाने की यूनिट है। अगला, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी लोग इसको यूज कर सकते हैं टू बाय समथिंग और सेल समथिंग। बाइंग और सेलिंग के लिए यूज होता है। बाइंग के लिए पे करना पड़ता है, सेलिंग के लिए रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ या ना, हाँ, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। लेकिन मनी को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। जनरली सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी के 3 फंक्शन ध्यान रखना, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बड़े लप्पो लप्पो से फंक्शन है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस भी ना के बराबर होते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बात बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन दोस्त, जैसे मनी में डेवलपमेंट आई है, जो आज के टाइम में पैसा रन हो रहा है, ये क्यों रन हो रहा है,
एक नोट है जिस पे लिखा है 500, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह क्यों चल रहा है? क्या इस नोट का जो कागज है उसकी वैल्यू इतनी है? नहीं 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 भाई साहब, यह नोट चल रहा है क्योंकि कानून बोलता है, हमें कानून पे भरोसा है, कानून की व्यवस्था पे, सिस्टम पे भरोसा है। बाय लॉ ये चल रहा है। हमारा कानून प्रॉमिस करता है कि इस नोट पे विश्वास रखो। 500 रुपए की नोट की औकात सच में 500 रुपए जितनी नहीं होती। 500 रुपए के तुम 5 किलो टमाटर खरीद सकते हो। 500 रुपए का टमाटर चल रहा है आजकल, 500 रुपए के 5 किलो टमाटर खरीद सकते हो, समझ लो। लेकिन क्या वो एक्चुअली में उस कागज की वैल्यू इतनी है? नहीं है दोस्त। तो आज के टाइम में जो पैसा चल रहा है वो कानून की वजह से चल रहा है, और जो पैसा कानून की वजह से लीगल मान लिया जाता है उस पैसे को बोलते हैं फियाट। क्या बोलते हैं? फियाट। तो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है व्हाट इज फियाट मनी। तो फियाट मनी वो मनी है जिसके सरकार की वजह से हम चला रहे हैं। ये फियाट का मतलब क्या होता है दोस्त? फियाट का मतलब होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस भी होता है और व्यवस्था भी होता है, दोनों। तो जब मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूं तो एक कुछ दिया हुआ है यहां पर मनी के बारे में, लाइन लिखी थी, मनी इज समथिंग दैट होल्ड इट्स वैल्यू ओवर टाइम। यानी स्टोर ऑफ वैल्यू है मनी यार। टमाटर की तरह नहीं है कि आज है तो कल सड़ जाएगा। मनी जो है वो महीने तक, सालों तक उतना ही रहेगा। कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइस। मनी को तुम प्राइस में ट्रांसलेट कर सकते हो। मतलब प्राइस का मतलब क्या होता है? रुपया नहीं होता दोस्त। प्राइस का मतलब वैल्यू होता है। अब ये वैल्यू डॉलर में भी हो सकती है, रुपीज में भी, और रशियन रूबल्स में भी। और इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। मनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा एक्सेप्ट करे, सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब मनी वो चीज है जिसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड दिया हुआ है फियाट मनी। क्या होता है फियाट मनी? को दोस्त टोकन मनी भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर की कोई औकात नहीं होती, नो इंटरनल वैल्यू। इंटरनल को लिखा हुआ है, तुम्हें उल्लू बनाने के लिए इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक लिख दिया ताकि उल्लू बना दिया। मतलब बच्चों को मुश्किल लैंग्वेज यूज करके दो, ठीक है। यानी मटेरियली ये वर्थलेस है। अगर मटेरियल की बात करें, सामान की, तो कागज तो वर्थलेस है, कागज की तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो वैल्यू क्यों चल रही है? हाँ, बोल रहे हैं इट हैज नो वैल्यू, बट ये फिर भी मनी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? तो लिखा है इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है, बाय लॉ बोला है, बोल दिया ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब सरकारी आदेश है कि इसको माना जाए। तो विच मीन्स दे सर्व बाय लॉ एज मीन्स ऑफ पेमेंट। कानून के हिसाब से इसको पेमेंट करने का साधन यानी मीन माना जाएगा, इसलिए। ठीक है जी। अब बस लास्ट कर रहा हूं, एक लास्ट टॉपिक करा रहा हूं, मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। मनी कैसी होनी चाहिए? जैसे बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा हो, तो हमारी मनी कैसी हो? पैसा कैसा होना चाहिए? पैसा भाई जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 बंदे उसको एक्सेप्ट करते हो, बाकी लोग एक्सेप्ट ना करते हो। बाकी ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। टमाटर की तरह नहीं कि टमाटर आज रखे कल सड़ जाए। समोसे की बात मान लो, समोसे आज रखे हैं, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद खराब हो जाए। पैसा आज है तो लंबे टाइम तक होना चाहिए। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, मतलब बिना मेहनत के लोग इसको रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले। ऐसा ना बोले पहचान कौन, ये 500 का नोट देख के बोले अरे ये कौन से देश का नोट है, ऐसा नहीं। पैसा ऐसा होना चाहिए कि पहचान लें इसको, ठीक है। और डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। इसका नकली नोट बनाना बड़ा मुश्किल काम हो, कॉपी बनाना बड़ा मुश्किल काम हो, ये रिप्रोड्यूस ना हो सके आसानी से, वैसे हो तो रहे हैं। और इसकी स्केर्सिटी होनी चाहिए, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिवली स्केर्स होने चाहिए बट हैज सम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब इसके सप्लाई में थोड़ी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। और ये पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब होता है इजीली ट्रांसपोर्टेड। पोर्टेबल का मतलब मोबाइल भी होता है, इसको जेब में डालकर तुम कहीं पर भी लेके जा सकते हो। पैसा ऐसा होना चाहिए, राइट। और इसमें थोड़ी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी 500 रुपए का नोट यहां जैसा है वैसा केरल में भी रहेगा, वैसा अमेरिका में भी रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, वो अलग अलग दिखाई नहीं देगा। और इसके खुले पैसे भी हो जाने चाहिए, डिविजिबल भी होना चाहिए। इट कैन बी डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शंस विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। कहता है
500 रुपए के टुकड़े भी हो सकते हैं, 100 के 5 नोट हो सकते हैं, विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। फ्रैक्शंस मतलब टुकड़े में भी खुले पैसे, चिल्लर रेजगारी भी हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है दोस्त, आप बहुत आसानी से कर दोगे। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, इन चारों में कोई मनी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी है वो बताओ। तो एक एक करके पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट नेसेसरली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। कहता है ऐसी करेंसी का मतलब यही 1 2 5 10 रुपए के नोट, ऐसी करेंसी जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो वो भी मनी हो सकती है क्या? यस हो सकती है, फियाट मनी है ना, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सही है। मनी इज अ टोटली लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट ऐसे एसेट को बोलते हैं जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सके। मनी तो अपने आप में ही कैश है, तो ये टोटली लिक्विड एसेट है। वेरी गुड। मनी हैज जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। कहता है पैसे की कोई ना कोई परचेजिंग पावर होती है जिसमें तुम कोई भी ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हो। हां, ये जनरली एक्सेप्टेबल है भाई सभी ट्रांजैक्शंस के लिए, बात तो ठीक है, मतलब ये गलत होगी। लिखा है मनी इज एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहता है मनी हर वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करेगी। यार दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, दैट वुड जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिखता तो हम मान लेते। क्यों? क्योंकि देखो प्रिया ने मेरे को बोला, नहीं, प्रिया ने गीता को बोला, प्रिया ने बोला मैं तेरे को समोसा खिलाऊंगी और तू मेरे को गोलगप्पा खिला दे। तो प्रिया ने समोसा बेचने के लिए किसको एक्सेप्ट कर लिया? गोलगप्पा को। तो गोलगप्पा मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रिया के लिए हो गया, तो गोलगप्पा मनी हो गया क्या? नहीं, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब गोलगप्पा मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए राजे। ठीक है, यहां पर ये चीज मिसिंग है। अगर यहां ये भी लिखा होता मनी हर कोई चीज हो सकती है जिसमें सारे फंक्शन लिखे होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी लिखा होता, यूनिट ऑफ अकाउंट भी लिखा होता, स्टोर ऑफ वैल्यू भी लिखा होता, तब भी मैं इसको ठीक मान लेता। इसलिए ये वाली लाइन गलत है, ए वाले के साथ जाएंगे। लवेश, अल्पोन और फैजान। लो जी, मनी परफॉर्म ऑल ऑफ द 3 फंक्शंस। नीचे कुछ फंक्शन लिखे हैं, मनी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है आप बता दो। देखो जी, मैं यहां काटता रहूंगा। प्राइस कंट्रोल का फंक्शन मनी का नहीं होता, ठीक है। प्रोवाइड यील्ड वाले लफड़ा हमने नहीं पढ़ा, ठीक है जी। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मनी में हमने नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली यही होगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। मॉड्यूल की भाषा में बात करनी है, जो मॉड्यूल ने बोला है वही बात करनी है। हां, सुप्रिया शर्मा, बिल्कुल प्रिया की कहानी एक दिन तसल्ली से सुनाऊंगा, मैराथन के अंदर सुनाऊंगा, ठीक है। जब तुम बोर हो रहे होंगे तब सुना दूंगा। लवेश, करण, नीलेश, दीज आर द टॉपर्स। चलो जी, एक हल्लू सा टॉपिक है, इसके ऊपर 6 थ्योरी गिवन है। डिमांड फॉर मनी। देखो जी, हमें पैसा क्यों चाहिए, छोटी सी बात करूंगा आपसे, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। कौन से पैसे की बात कर रहा है? पहली बात, जो पैसा हमारे बैंक में जमा है उसकी बात नहीं कर रहा। डिमांड फॉर मनी जब जब हम बोलेंगे तो हम बोल रहे हैं डिमांड फॉर कैश। क्या बोलते हैं? डिमांड फॉर कैश। जब जब वर्ड यूज होता है डिमांड फॉर मनी, तो इट मींस डिमांड फॉर कैश। तो जब जब लिखा होगा डिमांड फॉर मनी क्या होता है, तो आप समझोगे डिमांड फॉर कैश होता है। और मनी डिमांड का 3 चीजों से रिश्ता होता है, 3 चीजों से। एक तो इंटरेस्ट रेट से, एक प्राइस से, एक इनकम से। यह पढ़ा के क्लास खत्म कर दूंगा। मनी डिमांड का 3 चीजों से रिश्ता होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट से रिश्ता क्या है? पहली बात देखो जी, प्रिया के पास 1 लाख रुपए की सैलरी आई, उसने अपने पास कैश रख लिया, पैसा सारा। तो प्रिया की मनी डिमांड कितनी हुई? आप बोलोगे 1 लाख रुपया। क्या? 1 लाख रुपया। अब मैं गया प्रिया के पास, पहली बार गया, देखा
प्रिया को मैंने बोला तू मेरे पास पैसा डिपॉजिट करा दे बैंक की तरह, मतलब मैं प्रिया के पास बैंक बन के गया। मैंने कहा तू मेरे पास पैसा डिपॉजिट करा दे, मैं तेरे को 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो प्रिया खुश हो जाएगी, कहेगी हाँ मेरे पास पड़ा पड़ा तो ऐसा ही रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं जमा करा दूंगी। तो अब प्रिया कुछ पैसा जमा करा देगी, मेरे ऊपर विश्वास है उसको, तुम्हें पता नहीं है इस बात का। 80,000 रुपए उसने मेरे पास जमा करा दिए, 20,000 फिर भी रख लिए। तो यूं कहते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा तो लोग अपने पास कैश कम रखेंगे, जमा करा देंगे। क्या करा देंगे? जमा करा देंगे, डिपॉजिट करा देंगे। तो इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी की डिमांड कम हो जाती है, इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी की डिमांड कम हो जाती है। तो मनी डिमांड का और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशन है। तो लिखा है इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी भी बढ़ जाएगी। यानी प्रिया को लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो इसके पास पैसा होल्ड करना का कॉस्ट ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कुछ चीज होल्ड करने की कॉस्ट। यानी प्रिया कह रही है कि पैसा होल्ड कर रही हूं तो इसका मतलब मैं सेक्रीफाइस कर रही हूं इंटरेस्ट को, मैं इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी तो वो जमा ही करा देगी ना। ठीक है, अरे रिया ठीक है। तो ठीक है, अगला प्राइस का भी मनी डिमांड से रिश्ता होता है। भाई साहब जब जब प्राइस लेवल महंगा हो जाएगा, जब जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हें लगेगा सामान महंगा हो गया है, मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए था। तो प्राइस का मनी डिमांड से पॉजिटिव रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक समोसा 10 रुपए का है तो तुम 10 रुपए कैश रखते हो, समोसे का प्राइस 20 रुपए हो गया तो तुम्हें 20 रुपए कैश रखना पड़ेगा। सामान महंगा होता है तो तुम्हें कैश ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है जी। इनकम के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन होता है मनी डिमांड का। तुम जितने अमीर होते जाओगे उतना कैश अपने पास रखोगे, जितने अमीर होते जाओगे उतना कैश अपने पास रखोगे। तो हायर इनकम हायर एक्सपेंडिचर, जितने अमीर हो उतना खर्चा करोगे। तो रिच पीपल होल्ड मोर मनी, वो ज्यादा पैसा अपने पास रखते हैं। यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सी बात है। क्लास खत्म कर रहा हूं भाई, अगर चाहते हो कि क्लास को ओवर कर दो थम्स अप कर दो। चेंज करूं पेन का कलर? अच्छा 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 ठीक है। लेकिन आज के टाइम में यार, आज के टाइम में चल गया पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तो लोग इसलिए पैसा नहीं रख रहे क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग चल गई है। क्या चल गई है? इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग की वजह से हम लोग पैसा नहीं रख रहे हैं। ठीक है। तो आजकल का जमाना है इनोवेशन का। इनोवेशन का कहते हैं, इनोवेशन आ गई है। इनोवेशन में हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम का यूज करते हैं। ठीक है। हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फोन पे, पेटीएम, उस एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम अपने पास मनी की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। तो नीड फॉर कैश, नीड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी रिड्यूस हो गई। बच्चे चाहते हैं, बच्चे क्या हम भी चाहते हैं कि आजकल कुछ कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल गई है, उसकी वजह से पैसा कम रखो अपने पास। ठीक है, पैसा कम रखो अपने पास। तो मनी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर हैं। इंटरेस्ट से नेगेटिवली अफेक्ट होती है, प्राइस से पॉजिटिवली, इनकम से पॉजिटिवली और इनोवेशन से नेगेटिवली। क्योंकि जितनी इनोवेशन आ गई है, जितना नया नया जमाना आ गया है, तो उतना पैसा हम अपने पास कैश कम रखते हैं। क्योंकि हमें पता है कैश रखने का क्या फायदा, पेटीएम कर देंगे, है ना। चलो जी भैया, इसके ऊपर एक एमसीक्यू पूछ के स्वाहा करता हूं। डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी इन चारों में से कौन सी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है, रियल इनकम डिमांड है या इनवर्स डिमांड है? मैं करता हूं, मतलब सबसे पहले समझाता हूं डिराइव्ड डिमांड का। बोल दे दूं, सबसे पहले मतलब समझाता हूं डिराइव्ड डिमांड का। जब तुम किसी चीज की डिमांड करो किसी दूसरे रीजन की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको खाना है प्रिया का समोसा, समोसा खाने के लिए मनी चाहिए, तो मनी की डिमांड क्यों की आपने? समोसे की वजह से। तो मनी की डिमांड डिराइव होती है किसी प्रोडक्ट की वजह से।
मनी की डिमांड किसी प्रोडक्ट की वजह से डिराइव होती है। हमें 500 का नोट क्यों चाहिए यार? गोलगप्पे खाने होंगे, कुछ सामान खाना होगा, तभी तो चाहिए, है ना? तो बस मनी की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है, जो किसी और वजह से डिराइव होती है। सीधा 500 का नोट पेट के अंदर नहीं जाना। 500 का नोट थोड़ी खा जाओगे, उससे कुछ सामान खरीदोगे ना। बस कहानी खत्म, क्लास ओवर भाई, ओवर ओवर ओवर, हो गई। सबने थम्स अप कर दिया। बस प्यार और बनाए रखना, जितना ज्यादा आपका प्यार मिलता रहेगा, ठीक है? ओके जी, सबसे जल्दी आंसर दिया करण, वेदांत, लवेश। अब आपको क्लास के अगली क्लास बता दूं, अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा सीधा आपको ये थ्योरीज पढ़ाने से। देखो जी, मनी डिमांड की यूनिट 1 है, इसके अंदर 6 थ्योरी लिखी हुई है। ये डिमांड फॉर मनी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ना। यहां से थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी पढ़ाऊंगा, क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यहां से पढ़ाऊंगा आपको, यहां से पढ़ाऊंगा। पेज नंबर कौन सा है देख लेना, 8.5 से अगली क्लास में, ठीक है जी? तो अगली क्लास में हम थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड करने वाले हैं। 6 थ्योरी है, देखते हैं कितनी थ्योरी कर पाएंगे अगली क्लास के अंदर। और फिर भैया, अच्छा पोल नहीं चलाया था क्या? कोई बात नहीं, देखते हैं आज की क्लास के टॉपर कौन कौन रहे हैं। नंबर 1 पे तान्या, फिर प्राची चोपड़ा, फिर आयुष पटेल, फिर ऋषिकेश, प्राची, अंतरिक्ष, तनु, नीलेश, मान्या, अल्पोन चक्रवर्ती। वेरी गुड भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।